नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने लिए यानी प्रतिवाद के लिए अलग से मेरा हिंदी वीडियो बना रहा हूं और कुछ सब्जेक्ट मैंने निकाले हैं, उस पर करूंगा अगले कुछ दिन। औरों के साथ करता हूँ, यहाँ डालना पड़ता है क्योंकि हिंदी मेरी इतनी साफ सुथरी नहीं है, तो कभी कभी तकलीफ हो जाती है और तबीयत भी देखनी पड़ती है। ठीक है, आज अगर राजनीति में कुछ उथल पुथल चल रही है बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद, और लगातार पांचवी बार यानी 5 चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। आंकड़े में देखे तो वो 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। लेकिन इस चुनाव के बाद हर जगह चर्चा चल रही है, तो एनडीए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने 18 नवंबर को शपथ लेने की घोषणा की थी नतीजे आने के पहले, वो तो बेचारे पूरी तरह से हार गए और अब चुनाव आयोग के नाम से गालियां बक रहे। वो चलने दो, वो तो चलता रहेगा, ये इनकी आदत बन गई है, उस पर बोलने की जरूरत नहीं। सवाल अगर है तो इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और हो भी रही है। मोदी जी अपने भाषण में, नतीजे आने के बाद जो भाषण बीजेपी के दिल्ली के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण किया, उसमें इन्होंने एक बात बोल दी है, वो सीधा सीधा सिग्नल देती है, संकेत करती है कि अगला पड़ाव बंगाल है। बिहार की गंगा बहते बहते बंगाल से सागर को मिल जाती है। ये कहने का मतलब ये है कि अगला पड़ाव बंगाल है, और बंगाल के साथ ही और 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, असम, बंगाल, केरला और तमिलनाडु। इसका मतलब बीजेपी अगर इस बड़े सक्सेस के बाद, इतने बड़े विजय के बाद क्या कर रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने सरकार और मंत्रिमंडल बनने से पहले ही दे दिया है। हमारी नजर बंगाल पर है, ममता दीदी के बंगाल पर है। इसका मतलब ममता दीदी, खेला हो वे, तैयार हो जाओ, हम आ रहे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये सिर्फ संकेत नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ संकेत नहीं है। और बीजेपी क्या करेगी इस पर चर्चा होती रहेगी, हम भी करेंगे। लेकिन आज मेरा सब्जेक्ट थोड़ा अलग है कि इतनी बड़ी भारी हार के बाद राहुल गांधी क्या करेंगे। तेजस्वी के लिए तो कुछ बचा नहीं, और 3.5 साल लोकसभा के लिए और 5 साल विधानसभा के लिए चुनाव की प्रतीक्षा करना, इससे ज्यादा तेजस्वी के लिए कोई काम बचा नहीं। अगर बचा है तो घर में जो झगड़े, परिवार में जो झगड़े चल रहे, 4 4 बहनें गुस्सा होकर झगड़ रही है, आपस में परिवार लड़ रहा है, वो तो है ही। लेकिन पब्लिक लाइफ में परिवार में क्या चल रहा है उस पर बोलना मुझे उचित नहीं लगता। मैं हमेशा किसी भी राजनेता की राजनीति पर बात करता हूं, उसके परिवार पर मुझे जब तक राजनीति से संबंध नहीं, मैं बात नहीं करता। इसलिए तेजस्वी के परिवार पर मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात साफ है, तेजस्वी के लिए बड़ा कोई बचा नहीं है चैलेंज। जो पार्टी बची है उसको समेट के रखना और अगले आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करना, बस इतना ही तेजस्वी के लिए काम बचा है। क्योंकि जितनी बुरी तरह से पार्टी हारी है, हमारे महाराष्ट्र में जैसे पिता ने बनाई हुई पार्टी, तगड़ी पार्टी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को सौंपी थी, उद्धव वो बचा नहीं पाए। बिल्कुल उनकी कदमों पर चलते हुए तेजस्वी ने अपनी पिता की पार्टी बिहार में डुबो दी है। लेकिन उन्होंने अकेले नहीं डुबाई, ऐसे आप नहीं बोल सकते।
उनको ढंग से डुबाने के लिए राहुल गांधी बहुत पहले से कोशिश में लगे हुए थे। जब खुद तेजस्वी बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी भी नहीं कर रहे थे, तब से उनके मित्र और मित्र दल के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी 2 दशकों की मित्र पार्टी आरजेडी को डुबाने की तैयारी में लगे थे। अगर नहीं तो उन्होंने कृष्णा अल्लावरू या कृष्ण कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ऐसे खिलाड़ी बिहार में क्यों भेजे थे? अब चुनाव के नतीजे आने के बाद 4-5 महीने पहले राहुल गांधी ने ऐसे खिलाड़ी बिहार में क्यों भेजे थे, ये सवाल पूछना जरूरी है। कृष्णा अल्लावरू ऐसे कौन से बड़े पॉलिटिकल रणनीतिकार है, राजनीतिक चुनाव के रणनीतिकार है कि उनको भेज दिया गया था, जाओ हमको बिहार काबज करना है, कब्जा करना है, जीतना है, विधानसभा का चुनाव जीतना है। और एक बार तो यहां तक बात चल गई थी कि ऐसे खिलाड़ी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू ऐसे खिलाड़ी राहुल गांधी ने पटना भेजकर अपना एक सिग्नल दे दिया है कि शायद कांग्रेस अपने बल पर, अकेले के बलबूते पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये भी चर्चा चल रही थी, खबरें हो रही थी। और ऐसी खबरों ने लालू प्रसाद के परिवार में और पार्टी में गड़बड़ शुरू हो गई थी। आखिर में यह झगड़ा राहुल गांधी ने शुरू किया और होते होते चुनाव का पर्चा भरने के अंतिम तारीख होने के बाद गठबंधन फाइनल हो गया और कांग्रेस ने तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री करके डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि मैंने उसी वक्त वीडियो बनाया था, कांग्रेस ने तेजस्वी का नाम इसलिए डिक्लेयर कर दिया, स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस को हार का विश्वास हो गया था कि हम गठबंधन पूरी तरह से हारेगा और बुरी तरह से हारेगा, पूरी तरह से और बुरी तरह से, और बिल्कुल वही हो गया। तो इससे हम एक निचोड़ निकाल सकते हैं, राहुल गांधी अपने ही मित्र दलों के लिए और अपने ही गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। वो अगर मित्र दलों को साथ में लेते हैं तो अपनी पार्टी डुबाने के साथ साथ मित्र दलों को भी डुबाते हैं। और इसलिए अभी अगर राहुल गांधी नतीजों के बाद क्या करेंगे इसकी चर्चा करनी है तो मित्र दल, कांग्रेस और राहुल गांधी, ये 3 मुद्दे लेकर वो चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी का एक टारगेट पिछले 10 साल में पूरा हो गया। उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को इतना अधमरा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव खुद के ताकत पर, बलबूते पर लड़ नहीं सकती। इसलिए गठबंधन बनाना, अलायंस बनाना, ये कांग्रेस की मजबूरी हो चुकी है। लेकिन क्या कांग्रेस के साथ आने वाले मित्र दल है, इनके लिए कांग्रेस मजबूरी है, यह हर एक का मानना है। क्योंकि कांग्रेस के साथ अखिलेश, तेजस्वी, ममता या स्टालिन वगैरह जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ऑल इंडिया पार्टी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक या दूसरे राज्य में उनका थोड़ा अधिक प्रभाव हो सकता है, वरना वो एक एक राज्य की पार्टियां है, प्रादेशिक पार्टियां है। और इसलिए उनका सब पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, वो एक राज्य के लिए सिमट गई हुई है। और अगर वो अपने ही राज्य में अपना प्रभाव निर्माण करने की कोशिश करे और राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप ना करे तो अच्छी तरीके से चल सकती है। जैसे नवीन पटनायक, जिन्होंने 25 साल से ज्यादा बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़ दी थी, लेकिन दोस्ती तोड़ने का मतलब राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कभी बीजेपी को दुश्मन नहीं माना। राज्य की राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में उन्होंने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। बड़े 2-2 हाथ किए, लड़ाई की और 4-5 बार चुनाव जीते थे। हाँ, लेकिन जब दिल्ली की राजनीति होती थी, राष्ट्रीय राजनीति होती थी, तो राष्ट्रहित नजरों के सामने रखते हुए हमेशा नवीन पटनायक ने जो मुद्दे थे वो राष्ट्रहित के हो गए।
तो बीजेपी का साथ दिया है। कांग्रेस के साथ जाकर बिना जरूरत के, बिना कारण के कभी बीजेपी से पंगा लेने की गलती नवीन पटनायक ने नहीं की थी। और उनकी उम्र के कारण वो पार्टी का नेतृत्व अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे, इसलिए एक साल पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी हार हो गई। लेकिन जब तक वो अच्छी सेहत में थे, तबीयत अच्छी थी, उस वक्त वो बीजेपी को हरा सकते थे। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया और उनकी पार्टी चलती रही। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए यह जरूरी होता है कि अपने क्षेत्र में आप संख्या बल से और पॉलिटिकली तगड़े बने रहो, तो बाकी सारी पार्टियां आपके साथ आ सकती है। लेकिन एक बार आपकी ताकत घट गई तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछता। ये निष्ठुर लेकिन वास्तविक परिस्थिति होती है। और इसलिए राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में एक काम किया है, जिस दोस्तों के साथ वो चले गए या जिन क्षेत्रीय दलों को राहुल गांधी ने अपना दोस्त बनाया, फिर वो नीतीश कुमार हो, लालू हो या चंद्रबाबू नायडू हो या शरद यादव हो या अखिलेश हो या तेजस्वी हो, हर क्षेत्रीय दल का राहुल गांधी ने सिर्फ नुकसान किया है। और पिछले 1-1.5 साल में, यानी पर्टिकुलरली लोकसभा चुनाव के बाद, राहुल गांधी ने यह तय किया है कि हर क्षेत्रीय दल को अगर लड़ाई से हरा नहीं सकते तो बीजेपी से हरा लो, उनकी ताकत कम करो और वहां आहिस्ते आहिस्ते उनकी पार्टी के लोग, वोट बैंक अपने पास आ जाए और फिर कांग्रेस एक तगड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बन सके। इस लाइन पर राहुल गांधी चल रहे। और इसीलिए अब बिहार के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न जिसको बोलते, वो अगर खड़ा हुआ है तो अगले साल में 2026 में जो 4 विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें राहुल गांधी किसको डुबा सकते हैं, किस मित्र दल का नुकसान करूं, ये राहुल गांधी को सताने वाला आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बंगाल में ममता दीदी तो इनको साथ नहीं लेती। दिल्ली की राजनीति में ममता दीदी कांग्रेस के साथ रहती है। अगर आप इंडिया और कोई गठबंधन नेशनल लेवल पर बनाओ तो ममता दीदी कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। उसके लिए बैठक हो, मीटिंग हो, सम्मेलन हो तो ममता दीदी वहां पहुंच जाती है। लेकिन जो कमेटी बनेगी या बंगाल के लिए सीट बंटवारा होगा, तब ममता दीदी कोई गठबंधन नहीं मानती। ममता दीदी कहती है कि बंगाल छोड़कर नेशनल गठबंधन बन सकता है, बंगाल के लिए वो किसी भी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और इसलिए राहुल गांधी की यह समस्या है कि वो बंगाल में किसी भी मित्र दल के सिवा चुनाव में उनको जाना पड़ेगा। और पिछले चुनाव भी जाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता लोकसभा और विधानसभा में राहुल की, यानी कांग्रेस पार्टी की कोई ताकत बची नहीं है। आज जो बंगाल में विधानसभा है उसमें कांग्रेस पार्टी का शायद एक भी एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है। दूसरा चुनाव बंगाल के साथ साथ असम में होने वाला है। और असम में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है। 10 साल पहले तरुण गोगोई बंगाल के असम के मुख्यमंत्री थे और लगातार 10 साल मुख्यमंत्री थे। उनको मोदी की नेतृत्व में बीजेपी ने हराया था। पहली 5 साल सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे और उसी दरमियान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हुए हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने बीजेपी में आते हुए एक जिम्मेदारी उठाई थी और जिम्मेदारी मांगी थी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, ईशान्य भारत में कांग्रेस का नामो निशान मिटाने की जिम्मेदारी मुझे दे दो। हेमंत बिश्व शर्मा का अपने घर में राहुल गांधी ने जो अपमान किया था उससे हेमंत बिश्व शर्मा इतने गुस्साए हुए थे
कि राहुल गांधी से निकल राहुल के घर से निकलकर वो सीधे बीजेपी के पास पहुंचे थे, अमित शाह से मिले थे, और बीजेपी में प्रवेश लेते हुए उनको पूछा गया था तुम्हें बीजेपी से क्या चाहिए, तो उन्होंने कोई पद नहीं मांगा, उन्होंने जिम्मेदारी मांगी। और जिम्मेदारी ये मांगी कि पूरी ईशान्य भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कांग्रेस का नामो निशान खत्म करने की जिम्मेदारी उठा दूं। फिर 10 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई, बीजेपी की सरकार आ गई, केंद्र में मंत्री रहे सर्वानंद सोनोवाल, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 5 साल जिस ढंग से एक मंत्री बनकर हेमंत बिश्व शर्मा ने बीजेपी की ताकत पूरी नॉर्थ इंडिया में बढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बढ़ाई, उसकी बख्शिशी मानकर 5 साल पहले उनको असम में बीजेपी का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। और किसी भी संघ स्वयंसेवक से भी आक्रामक हिंदुत्ववादी होकर जो काम हेमंत विश्व शर्मा ने किया है, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि अब दूसरी बार हेमंत विश्व शर्मा असम को जीतकर तीसरी बार बीजेपी जीतेगी और हेमंत विश्व शर्मा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, एक बात है कि उनके सामने आह्वान अगर किसका है तो वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के पास है कौन? 10 साल पहले जिन्होंने कांग्रेस हराने के लिए नेतृत्व किया, उस तरुण गोगोई का बेटा आज भूपेंद्र या कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो असम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। अब लड़ाई तो सीधी है, पिछली बार भी शायद मुझे लगता है वहां की कोई अजमल नाम के मुस्लिम लीडर की मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ हाथ नहीं मिलाया तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। तो वो भी आज कांग्रेस के साथ आए या ना आए, कांग्रेस किसी मित्र दल को नहीं हरा सकती। और यही राहुल गांधी का प्रॉब्लम है, क्योंकि केरला में भी 4 महीने में चुनाव है, लेकिन वहां कांग्रेस के साथ जो दल है, मुस्लिम लीग या केरला कांग्रेस वगैरह ऐसी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को इतना भाव नहीं देती। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उन पार्टियों के काम में या गठबंधन के काम में राहुल गांधी को हस्तक्षेप ये मित्र दल नहीं करने देते। इसलिए केरल में जो कांग्रेसी गठबंधन है वो चलता रहा है, जिसको यूडीएफ शायद बोला जाता है। और तमिलनाडु की बात तो अलग है। तमिलनाडु में कांग्रेस तो कटोरा लेकर खड़ी होती है, डीएमके जैसी या अन्ना डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टी जो कुछ सीटें इनके कटोरे में डालेगी वो चुपचाप मान लेना, इससे ज्यादा ना कांग्रेस कुछ कर सकती है ना राहुल गांधी कुछ कर सकते। तो इसलिए अभी आने वाले साल में मई महीने के आसपास जो 4 विधानसभा चुनाव होने वाले, इसके लिए राहुल गांधी क्या करेंगे, ये राहुल गांधी के सामने का सबसे बड़ा गहन सवाल है, गहरा सवाल है, भयंकर सवाल है कि वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते, ना बंगाल में ममता दीदी का, ना आसाम में किसी दूसरे मित्र दल का नुकसान कर सकते। और तमिलनाडु या केरल में ऐसा कोई छोटा मोटा मित्र दल है नहीं कि जिसका राहुल गांधी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए मोदी क्या करेंगे, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया। एक बात साफ है, समस्या राहुल गांधी के सामने है, उनके सामने बड़ा भीषण सवाल है कि भाई मेरा काम तो मित्र दलों का नुकसान करना है, मेरी ही पार्टी का नुकसान करना है। तो अब उनकी आधी जिम्मेदारी कम हो गई है, किसी भी मित्र दल का नुकसान करने जैसी सिचुएशन है ही नहीं। अपने दल का तो वो नुकसान घर बैठे भी कर सकते हैं। और इसलिए राहुल का आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सवाल ये है कि कौन सा मित्र दल ढूंढूं विधानसभा चुनाव के लिए कि जिसका मैं नुकसान कर सकता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।